के तहत बन रही सीवर लाइन में उतरे 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि मजदूरों की मौत करंट लगने से हुई, जिसकी खबर मिलते ही राहत बचाव टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए, सिविल डिफेंस की जो एक रेस्क्यू टीम के मेंबर है वो इस समय सीवरेज के हॉल में उतरते हुए नजर आएंगे। बारिश की वजह से राहत बचाव के काम में मुश्किल भी आई। तो बारिश के कारण से बड़ी मुसीबत सब जगह कार्य कर रहे थे कि कैसे उनको निकाले, लेकिन निकाल नहीं पा रहे थे। एक एक कर सीवर से 4 मजदूरों को निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 4 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है अभी, और एक एक करके वो अंदर गए हैं। कारण अभी पता नहीं है, कारण अभी पता चलेगा, उसकी तहकीकात चल रही है। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही 4 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। ये नगर निगम और विद्युत विभाग से इन 4 लोगों की मौत हुई है। इनका जो भी हर्जाना होगा ये दोनों ही भुगतेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे बाकी मजदूरों का आरोप है कि सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 महानतम जगहों की लिस्ट जारी की, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी शामिल किया गया। कुछ दिन पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने एक ही दिन में 34,000 लोगों के पहुंचने का रिकॉर्ड भी बना। और अब टाइम मैगजीन ने गुजरात के नर्मदा जिले में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को विश्व की 100 महानतम जगहों में शामिल कर लिया। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई और एक ट्वीट करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लोकप्रिय पर्यटन स्थल बताया। 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया था। बताया गया कि उसके बाद से ही वहां हर रोज कई लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने पहुंच रहे हैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा तो वर्ल्ड में कुछ नहीं देखा, ऐसा बनाया गया है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम के एमडी राजीव गुप्ता ने आने वाले दिनों में वहां पहुंचने वाले लोगों की तादाद और बढ़ने की उम्मीद जताई। हम आने वाले दिनों में अनुमान कर रहे हैं कि लगभग 50,000 लोग रोज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आएंगे। राजस्थान के अलवर में राजश्री कॉलेज में वोटों की गिनती दोबारा करवाने के लिए धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस झड़प में कई छात्र बुरी तरह जख्मी भी हो गए। क्योंकि धरने पर बैठे छात्रों को शांत करवाने पहुंची पुलिस की जब काफी देर तक छात्रों ने नहीं सुनी तो पुलिस को उन्हें सड़क से उठाने के लिए उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हंगामे के समय एक आदमी के कपड़े भी फट गए। बाद में जबरदस्ती इस आदमी को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने लाया गया। पुलिस और छात्रों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई। तुमने 36 बार हाँ बदली कि हम यहीं शांति से बैठेंगे, रात में बैठेंगे। कैंपस से खदेड़ दिया प्रिंसिपल को निकालने के चक्कर में। इससे पहले छात्रों ने सड़क पर रैली निकाली और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन छात्रों ने पुलिस पर जबरन मारपीट करने का आरोप भी लगाया। बच्चों को जबरदस्ती मारा जा रहा है और उनको प्रेशर होने के बावजूद भी ऐसा कार्य किया जाए कि शांति से पूर्वक ये शांतिपूर्ण नहीं होगा। ये जो उग्र आंदोलन जबरदस्ती करवाने में लग रहे हैं। इन छात्रों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का बड़ा ऐलान किया। कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया और बताया कि 75 नए मेडिकल कॉलेज बनने से 15,700 नई सीटें तैयार होंगी, जिससे हर साल हजारों छात्रों को फायदा होगा। सरकार ने गन्ना किसानों को भी चीनी निर्यात पर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया। फैसले के तहत सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात पर किसानों को 6,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देगी और ये सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कोयला खनन में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। इसके अलावा प्रिंट मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई को बढ़ाकर 26% करने का ऐलान कर दिया गया। हमारा विश्वास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाएगा, सरलता आएगी लोगों को काम करने में, बड़ी मात्रा में विदेश से निवेश आएगा, एफडीआई रेजिम सिंप्लीफाई हो जाएगा, लिबरलाइज हो जाएगा, जिससे आर्थिक प्रगति भी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े रूप में भारत के युवा युवतियों को नौकरी के साधन मिलेंगे। लेबनान ने इजराइल के ड्रोन को मार गिराया। लेबनान की सेना ने अपने एयर स्पेस में घुसने पर 2 इजरायली ड्रोन मारकर गिराने का दावा किया। अमेज़न के जंगलों में बोलीविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस फायर फाइटर की ड्रेस पहनकर खुद आग बुझाने में जुट गए। ब्राजील में स्कूल के बाहर से बैग छीनकर भाग रहे एक बदमाश को महिला पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर काबू किया। हालांकि उस वक्त ये महिला ड्यूटी पर नहीं थी। बिहार की वैशाली में एक फाइनेंस कंपनी में घुसे 4 बदमाश 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। राजस्थान के जोधपुर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 लड़कों को बुरी तरह पीटा।
बिहार की पूर्वी चंपारण में अपनी करीबी दोस्त से मिलने गए एक लड़के की पंचायत के फैसले के बाद शादी करवा दी गई। स्कूलों की मनमानी फीस, यूनिफॉर्म और किताबों की शिकायत पर बच्चों के माता पिता अब परेशान नहीं होंगे। स्कूलों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने शगुन पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए देश के किसी भी स्कूल, टीचर और शिक्षा से जुड़ी हर जानकारी लोगों को मिल सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने उम्मीद जताई कि इस पोर्टल के जरिए स्कूलों की मनमानी पर भी नकेल कसी जा सकेगी। सारे संस्थान एक दूसरे से जुड़े होंगे, उनकी सूचनाएं होंगी, जो लोगों की शिकायतें होंगी वो शिकायतें वो संस्थान तक जाएंगी। एक सशक्त माध्यम होगा, इससे बहुत कुछ समाधान निकलेगा। स्कूली शिक्षा में पारदर्शिता लाने के मकसद से इस पोर्टल की शुरुआत की गई, जिससे देश भर के सभी स्कूलों को जोड़ा जाएगा और स्कूलों की रैंकिंग पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही पोर्टल के जरिए सरकार स्कूलों की बढ़ती फीस और एडमिशन पर निगरानी रख सकेगी। इतना ही नहीं, बच्चों के माता पिता पोर्टल की मदद से किसी भी स्कूल की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा बच्चों के माता पिता की शिकायतों का समाधान करने की भी कोशिश की जाएगी। इस पोर्टल से देश भर के 15 लाख स्कूलों के 26 करोड़ से ज्यादा छात्रों को जोड़ने का दावा किया गया। तुर्की के उत्तरी इलाके में बने एक पुल के अचानक ढह जाने की वजह से 2 लोग नदी में गिर गए। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से पुल कमजोर हो गया था, उसका एक हिस्सा अचानक ढह गया। पुल के गिरने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुल का एक हिस्सा तेजी से धंसता हुआ नजर आया और कुछ ही सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। वहां खड़ी एक गाड़ी भी उसमें समा गई, जबकि पुल पार कर रहे 2 लोग भी नीचे बहकर नदी में गिर गए। पुल को धंसते देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और पुल से गुजर रहे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। चीन के चिचियांग प्रांत में एक स्कूटर सवार महिला देखते ही देखते ट्रक के नीचे आ गई। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि वो स्कूटर को देख ही नहीं पाया और इस वजह से उसने ट्रक को भी नहीं रोका। इस हादसे ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया। स्कूटर सवार महिला ट्रक के बिल्कुल आगे चल रही थी। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था। महिला स्कूटर को किनारे पर लेने की कोशिश कर रही थी कि तभी ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मार दी। इसके बाद स्कूटर नीचे गिर गया और महिला भी ट्रक के आगे आ गई और लुढ़कते हुए ट्रक के नीचे आने से बच गई। ऐसा लगा जैसे मौत उसे बिल्कुल छू कर निकली। कुछ सेकंड के अंदर से महिला की जान बच गई। इस हादसे में उसे मामूली चोटें आईं, लेकिन उसके स्कूटर के परखचे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि वो स्कूटर को देख ही नहीं पाया था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। रायपुर में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ कुछ लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने इमरान के भारत पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने वाले बयान का विरोध किया और सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के समय इन लोगों ने बारी बारी इमरान खान के पुतले की जूतों से पिटाई की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। ये लोग जय स्तंभ चौक पर जुटे और तालियां बजाकर इमरान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में भी नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथों में कई पोस्टर और एक बैनर लिया था, जिनके जरिए इमरान खान के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया। आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है पाकिस्तान और मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान वतन से प्यार करने वाले हैं। इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश के देवास में गाना गाकर कर्ज माफी की गुहार लगा रहे एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस किसान ने अपनी फसल खराब होने का हवाला देते हुए राज्य के सीएम कमलनाथ से मदद की अपील की, जिसके लिए किसान ने संगीत को जरिया बनाया और खुद की तैयार की हुई कविता गाते हुए कर्ज माफ किए जाने की गुहार लगाई। कर्ज माफ किया जाए, समर्थन मूल दिया जाए, हम पे कमलनाथ थोड़ा ध्यान दिया जाए। यही नहीं, इस किसान ने खेतों में बीमारी की वजह से खराब हो रही सोयाबीन की फसल का सही दाम दिलाने की भी मांग की। वो भीख मांगते नहीं, हक हमारा है ये, दाम फसलों का हमको उचित दे दो। अपने अनूठे अंदाज से मदद की गुहार लगा रहे किसान को उम्मीद है कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी आवाज सीएम तक जरूर पहुंचेगी। हमारे राज्य के हमारे मुखिया हैं, अब उनके अलावा हम किससे कह सकते हैं हमारा दर्द, इसीलिए मैंने अपने दर्द को इस कविता में संजोया है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक बनाने के लिए पीएम मोदी आज फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। आज खेल दिवस भी है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार की खेल मंत्रालय के अलावा दूसरे मंत्रालय भी आपसी तालमेल से इस आंदोलन के तहत काम करेंगे। देश के लोगों को सेहतमंद रखने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में भी फिट इंडिया मूवमेंट की बात की थी।
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। खुद को फिट रखना है, देश को फिट बनाना है। हर एक के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, सबके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा और ये आपका अपना होगा। आपको मैं फिट देखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए एक नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी, जिसे अलग अलग चरणों में 29 अगस्त 2023 तक जारी रखा जाएगा। इस आंदोलन के तहत पहले साल में खेलों के अलावा फिजिकल फिटनेस के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। दूसरे साल में खाने की आदतों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। तीसरे साल में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जिंदगी जीने के तरीके बताए जाएंगे। आखिरी और चौथे साल में अच्छे स्वास्थ्य और बीमारियों से दूर रहने के तरीकों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाने के लिए नामी हस्तियों के अलावा सोशल मीडिया की मदद भी ली जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने के बाद लापता हुई लड़की की तलाश पुलिस ने तेज कर दी। ये लड़की स्वामी चिन्मयानंद के कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही। इसलिए लड़की के आरोपों की पड़ताल करने और उसका सुराग जुटाने के लिए पुलिस कॉलेज के हॉस्टल में भी जा सकती है। इस हॉस्टल में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिसकी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। क्योंकि लड़की की जो मूवमेंट थी 23 तारीख की, 24 तारीख की या उसके पहले की, वो तमाम जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई हों, तो उससे कुछ जानकारी मिल पाई कि किन किन लड़कियों के साथ यहाँ पे वो आई थी, कब यहाँ से वो गई है। कॉलेज के परिसर में ही स्वामी चिन्मयानंद का आश्रम भी है, जहाँ न्यूज 18 की टीम पहुंची, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद वहाँ नहीं मिले। यहाँ पर कब कब आते हैं? ये आश्रम आते हैं, कभी कभी आते हैं, रुकते थोड़ी बहुत चले जाते हैं। अच्छा, आखिरी बार कब आए थे? हमने नहीं देखा, हम तो छुट्टी पर थे अब की। लड़की के लापता होने के बाद उसके घर वालों की शिकायत पर स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और साथ ही पुलिस ने स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में एक आदमी को हिरासत में ले लिया। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि आरोप लगाने वाली लड़की शाहजहांपुर से दिल्ली पहुंच गई है, जहां से उसने किसी आदमी के मोबाइल से अपनी मां को फोन किया। उस लड़की की अपनी मां से हुई बातचीत का एक्सक्लूसिव ऑडियो न्यूज 18 के हाथ लगा। लड़की के लापता होने के बाद से ही उसके घर वाले डरे हुए हैं और उन्होंने इस घटना में किसी साजिश की आशंका जताई। मान सकते हैं कोई बात हो, साजिश कर दी गई हो परिवार के साथ में, लड़की के साथ में, मेरी स्वामी चिन्मयानंद जी ने या किसी ने और विपक्षी दल ने। लेकिन न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में स्वामी चिन्मयानंद ने आरोप लगाने वाली लड़की को ही साजिश का हिस्सा बता दिया। तो आप ये कह रहे हैं ये लड़की भी उसे साजिश का हिस्सा है? हाँ, साजिश का हिस्सा है। साजिश के एक किरदार वो भी है। लड़की उनके साथ घूम रही है, उन चारों के साथ जो किडनैप किए हैं उन्हीं के साथ घूम रही है वो। इस बीच दिल्ली के महिपालपुर इलाके में शाहजहांपुर से लापता लड़की का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक लड़के के साथ दिखी। बताया गया कि ये वीडियो 24 तारीख का है, जिस दिन शाहजहांपुर से दिल्ली पहुंची लड़की ने एक होटल के कर्मचारी के मोबाइल से अपनी मां को फोन किया था। फोन पर हुई बातचीत में लड़की ने दिल्ली में होने के बावजूद शाहजहांपुर में होने की बात कही। स्वामी चिन्मयानंद पर जिस लड़की को गायब करने के आरोप लगे हैं, वो लड़की 24 अगस्त की शाम को 5:50 के आसपास दिल्ली के महिपालपुर में इसी जगह पर आखिरी बार देखी गई थी और सीसीटीवी फुटेज शाहजहांपुर पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें उस लड़की को इस होटल के अंदर जाते हुए देखा गया है। लड़की एक कैब के जरिए इसी जगह पर आई थी और शाम को 5:50 के आसपास इसी सड़क के आसपास उसने कैब को किनारे किया और उसके बाद कैब से निकलकर बाहर आई, इस होटल के कर्मचारी के पास गई, उस कर्मचारी के फोन से अपनी मां को फोन। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पर FIR दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शाहजहांपुर की घटना पर बीजेपी को घेरा और एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और प्रियंका को मामले में सियासत न करने की नसीहत दे डाली। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा झूठ बोलना, रोज बोलना, जोर से बोलना, ये अपने भाई की कॉपी करने की वो कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहीं शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी स्वामी चिन्मयानंद पर लगे आरोपों को गलत बताया। जो भी चाहे नेतागण हो,
चाहे कोई स्वामी जी महाराज हो, गलत आरोप लगते रहते हैं। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। इस बीच आरोप लगने के बाद पहली बार स्वामी चिन्मयानंद का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो उत्तराखंड के हरिद्वार में एक आश्रम में टहलते नजर आए। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से उनका वीडियो बनाया। लोगों के बीच कुछ मीडिया कर्मी भी थे, जिन्होंने स्वामी चिन्मयानंद से उन पर लगे आरोपों पर सवाल किए, लेकिन उन्होंने इस मामले में मीडिया से भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। तो बता दीजिए महाराज जी बारे में। आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, छोड़ दे, ये बात नहीं मानते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। मुंबई के भाईखला में लकड़ी के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आकर कई दुकानें जलकर राख हो गई। जो लकड़ी के गोदाम के पास मौजूद थी, आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे लकड़ी के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की तेज लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आग कितनी भीषण है और ये आग लगभग 2 बजे लगी थी। दमकल की लगभग 15 गाड़ियां मौके पे मौजूद हो चुकी हैं। ये जो दृश्य है वो खुद आपको बता सकता है कि ये कितना भीषण आग था। आग लगने की खबर मिलते ही आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इन लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। खराब मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी दिक्कतें भी पेश आईं। लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर लकड़ा का स्टोरेज किया गया है। हवा भी तेज है, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी कठिनाई हो रही है। काफी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस वक्त तो बता नहीं सकते कि किस वजह से आग लगी, पर बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो गया है। आग से हुए नुकसान का अनुमान अंधेरा होने की वजह से रात में नहीं लगाया जा सका, लेकिन सुबह होते ही आग से हुई बर्बादी की तस्वीरें सामने आ गई। देश भर में बच्चा चोरी की अफवाहों ने केंद्र और राज्य सरकारों को सकते में डाल दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 72 घंटों में भीड़ के आतंक की 20 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी भीड़ की हिंसा देखने को मिली। बच्चा चोरी की यह अफवाह पूरे देश में आग की तरह फैल रही है और दावा है कि मासूम लोग लगातार इसका शिकार हो रहे हैं। बच्चा चोरी की अफवाहों से कई राज्यों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो सख्ते में है। पिछले 72 घंटों में गुस्साई भीड़ राज्य में कानून की धज्जियां उड़ा चुकी है। भीड़ के आतंक की 20 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें गाजियाबाद की घटना ने तो लोगों को अंदर तक हिला दिया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला को बच्चा चुराने के शक में बेरहमी से पीटा गया। सैकड़ों लोग महिला पर टूट पड़े। बच्चा चुराने के आरोप में उसे टॉर्चर किया गया। बुरी तरह पिटाई की गई। महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए। बुजुर्ग महिला को भीड़ ने इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि भीड़ को शक था कि वो बच्चा चुराकर वहां से भाग रही, जबकि पुलिस का कहना है कि वो बच्चा महिला का पोता था। महिला का रंग सांवला और बच्चे का रंग साफ होने की वजह से भीड़ को लगा कि महिला ने बच्चे को चुराया है और इसी शक में भीड़ ने उसे अपना शिकार बना लिया। इस महिला को बच्चा चोर बताया जा रहा है, पर वास्तविकता यह है कि बच्चा महिला का पोता है तथा वह बच्चे के साथ, अपने पोते के साथ शॉपिंग करने आई थी। पुलिस ने जो बताया वो काफी डरा देने वाला है। उसके मुताबिक बच्चा चोरी की अफवाहों ने देश में खतरनाक रूप ले लिया है, जिससे राज्यों की सरकारें भी हिली हुई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो लोगों से अपील की है कि वो ऐसे मामलों में मारपीट की बजाय पुलिस को खबर दें, लेकिन लोगों पर सरकार की इस अपील का भी असर नहीं हो रहा। बात काफी बिगड़ चुकी। इतनी की रायबरेली में बच्चा चुराने के शक में एक गाड़ी को रोककर उसमें बैठे परिवार को बेरहमी से पीट दिया गया। रायबरेली में लोग इस कदर बौखला गए कि उन्होंने कार सवार लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। गाड़ी के शीशे भी फोड़ दिए गए और एक आदमी के भी कपड़े फाड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य भीड़ के इस आतंक से डरे हुए हैं। संभल में तो गुस्साई भीड़ ने एक आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। रोते बिलखते उसके परिवार के लोगों ने बताया कि जिस आदमी को मौत के घाट उतारा गया वो बच्चा चुरा कर नहीं, अपने भतीजे को साथ लेकर जा रहा था। यहाँ जा रहे आगे इन लगा के पकड़ लिए, मारधार चालू कर दे। क्यों मारा था इनको? क्या बच्चे चुरा के ले जा रहे हो? बच्चा चुराने की अफवाहों से उत्तर प्रदेश खौफ में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो ट्वीट कर इस पर सरकार को निशाने पर भी लिया। मुश्किलें बढ़ने लगी तो सरकार की तरफ से भी मामले में सफाई पेश की गई। सरकार स्पष्ट निर्देश दे चुकी है कि कहीं पर भी कानून व्यवस्था का कोई विषय उठता है तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पिछले 3 दिनों में राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड तक भीड़ ने अपना कहर बरपाया। राजस्थान के अलवर में भी बच्चा चोरी के शक में एक आदमी को बेरहमी से पीटा गया।
लेकिन पुलिस ने बताया कि जिस शख्स को पीटा गया उसने कभी कोई बच्चा चुराया ही नहीं था। इसके बाद भी उसे बच्चा चुराने के आरोप में बेरहमी से पीट दिया गया। जमीन पर लेटाकर उसे टॉर्चर किया गया। अलवर की इस घटना ने सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा झारखंड की सरकार भी सवालों में घिर गई। गिरिडीह में एक महिला को बच्चा चुराने के शक में चप्पलों से पीटा गया। देश भर में बच्चा चोरी की अफवाहों से लोग खौफ में हैं। ये अफवाह आग की तरह अलग अलग राज्यों में तेजी से फैल रही है। लोग अपने बच्चों के साथ घर से निकल रहे हैं तो भीड़ की हिंसा का डर सता रहा है और ये सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस घर घर जाकर लोगों से बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रही है। साथ ही लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि वो बिना सच जाने सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो को आगे न बढ़ाएं। मेरठ में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों के बीच ये अपील की। रिक्शों पर लाउडस्पीकर लगवाकर भी उन्हें गली गली में भेजा गया ताकि बच्चा चोरी के शक में भीड़ की हिंसा को रोका जा सके। कोई बच्चा उठाने वाला गैंग सक्रिय नहीं है। पुलिस मुनादी इस तरह से करवा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि बच्चा चुराने की जो बात है वो महज अफवाह है और उस पर ध्यान न दिया जाए। और जो ये अफवाह है दरअसल अगर इसको कोई फैलाता हुआ पाया जाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मस्जिदों से भी सुबह शाम लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें। ई रिक्शा में एक बड़ा लाउड स्पीकर लगा है जिसमें ये ऐलान बार बार किया जा रहा है कि जो बच्चा चोरी की बात है वो महज अफवाह है, उस पर ध्यान ना दें और किसी तरह का पैनिक ना मचाएं। खुद पुलिस वाले भी लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति या कोई व्यक्ति को दिखाई देता है तो आप थाना कठौर की पुलिस को सूचना दें। लोगों ने जागरूकता अभियान चलाने के लिए पुलिस की तारीफ भी की। अफवाह झूठ है, ये सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, ये मुकदमा कायम करना चाहिए 10-5 बिल्कुल लोगों को। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बच्चा चोरी के सैकड़ों कथित वीडियो की वजह से ये अफवाह फैल रही है। मेरठ के आईजी ने खुद इस बात को माना। उन्होंने बताया कि भीड़ की हिंसा की जितनी घटनाएं अब तक सामने आई हैं उनमें बच्चा चोरी के आरोप गलत और बेबुनियाद ही निकले हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा मामला रिपोर्ट हुआ है जिसमें बच्चा चोरी करने की कोई मामला सामने, कोई ऐसा मामला अब तक हाल फिलहाल में आया? नहीं, ऐसा कोई भी मामला नहीं था। ये अफवाह थी, शक थे और इसको बहुत इसमें सोशल मीडिया पे जो इग्नोरेंट लोग हैं और थोड़े से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, उनके द्वारा इसको उकसाया गया था। यूपी के अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक बैंक में लाखों की लूटपाट की। लूट की इस घटना के वक्त बैंक कर्मचारियों के अलावा वहां काफी लोग मौजूद थे, जिनको पिस्तौल के दम पर धमकाते हुए बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। बैंक में घुसते ही 2 बदमाश सबसे पहले कैश काउंटर पर पहुंचे और वहां जमीन पर पड़ी नोटों की गड्डियों को अपने साथ लाए बैग में भरने लगे, जबकि इस दौरान जान बचाने के लिए बैंक कर्मचारी कैश काउंटर के नीचे ही छिपा रहा। लूट की इस घटना के दौरान 2 बदमाश बैंक के दरवाजे पर खड़े नजर आए। हालांकि जल्दबाजी में बदमाश कुछ नोटों की गड्डियां वहीं छोड़कर फरार हो गए। कुछ बदमाश अंदर घुसे हैं और अंदर वहाँ कैशियर के पास से उन्होंने कैश लिया है, उसके बाद यहाँ से भागे हैं। 20 लाख के करीब की कैश की जाने की सूचना है। लूट की इस घटना से ठीक पहले कैश काउंटर पर एक बैंक कर्मचारी मशीन की मदद से नोटों की गड्डियों को गिनता दिखाई दिया। इस दौरान उसके सामने एक आदमी भी खड़ा था। बताया गया कि चारों बदमाश अपने साथ 38 लाख रुपए लेकर भागे। मेक्सिको की एक कंपनी ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल पेड़ बनाया है जो अकेले ही 1 हेक्टेयर के जंगल के बराबर ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक बायो अर्बन नाम का यह आर्टिफिशियल पेड़ असली पेड़ों की ही तरह वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। दावा किया गया कि ऐसा एक आर्टिफिशियल पेड़ 368 असली पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। कंपनी ने बताया कि ये पेड़ एल्गी का इस्तेमाल कर रोजाना करीब 3000 लोगों की जरूरत के बराबर ऑक्सीजन पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए यह आर्टिफिशियल पेड़ असली पेड़ों की ही तरह फोटोसिंथेसिस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। करीब 36 लाख रुपए कीमत वाले इस आर्टिफिशियल पेड़ को भीड़भाड़ वाली सड़कों और दफ्तर के अंदर भी लगाया जा सकता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर चुके सैकड़ों प्रतियोगियों ने पटना में नियुक्ति की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। 2013 में परीक्षा पास कर चुके इन प्रतियोगियों ने 6 साल बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देने का आरोप लगाया।
और राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के घर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें धक्का देकर वहां से हटा दिया। इससे पहले प्रदर्शनकारी नियुक्ति की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया। आप अरेस्ट कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक माननीय मंत्री महोदय नहीं कहेंगे नहीं मिलेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जिसके बाद प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने जल्द मांगे पूरी नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी। जब तक माननीय मंत्री जी हमसे बात नहीं करेंगे और हमारी वाली का अमल तैयार नहीं करेंगे, हम लोग यहीं धरे रहेंगे। इसके लिए जो करना हो करेंगे हम। कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री खुद घर से बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया।